संपूर्ण विश्व में कोरोना हाहाकार मचा कर रखा है, पर आज भी लोगों के जहन में यही सवाल है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कब हमको टेस्ट कराना चाहिए। इस बारे में विस्तृत आज जानकारी लेते हैं निदान के CMD डॉक्टर नितिन थोरवे से। डॉक्टर साहब, वसई विराट समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि आज पूरे विश्व में कोरोना ने हाहाकार मचा कर रखा है, तो लोगों को ये जानकारी दीजिए आपके माध्यम से कि सिम्टम्स क्या होते हैं और कब अपने को टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, ये कोरोना जो है ये एक नई बीमारी है। 2019 के पहले किसी ने कभी उसके बारे में सुना नहीं था हम लोग। तो नई बीमारी ये सभी के लिए नई है, क्योंकि ये जो वायरस है, पहले कोरोना, इसमें तो साइंस में तो इसके बारे में पता था सबको, ये तो नॉन वायरस है। लेकिन जो कोरोना यानी कोविड-19 जो कहा जाता है, वो चाइना में पहले पाया गया। तो वहाँ से जो शुरुआत होके लोगों को पता चला, तो उसमें जो ये टाइप के जो म्यूटेशंस हुए यानी चेंज वायरस होके आया है, उसमें से जो सिम्टम्स अभी सबको मिल रहे हैं और अलग अलग टाइप से उसका प्रेजेंटेशन मिल रहा है, उसमें खाली एक्चुअली वो रेस्पिरेटरी बीमारी करके यानी सांस के सिस्टम जो है उसकी बीमारी कहा जाती थी। लेकिन अभी इसके प्रेजेंटेशंस अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे इसमें समझो पेट की बीमारी भी उसके चालू होती है, किसको लूज मोशंस होते हैं, किसको नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, टेस्ट जाती है। उससे चालू होके स्किन के रैशेस, आँख की सूजन, गर्दन की दर्द या सर दर्द, ये अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन से ये चालू होके उसका प्रेजेंटेशन अपने को मिलता है। तो सर, जैसा कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जाता है और ऑक्सीजन चेक करके लोग बोल देते हैं कि हम नॉर्मल हैं। नहीं, इसमें कैसा है कि शुरू में बहुत सारे मरीजों को टेम्परेचर से चालू होती है बीमारी। किसी को खाली पीठ में दर्द हुआ, किसी को खाली एक दिन नाक से पानी आया, ये करके चालू होती है। किसी को बाद में बुखार आता है या किसी को बुखार आता भी नहीं है, फिर भी ये बीमारी रहती है। और ये बीमारी चालू होने के बाद में जनरली चौथे दिन के बाद में शरीर में निमोनिया की डेवलपमेंट चालू होती है। और तभी कभी कभी कुछ मरीज है जो है इसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 80% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 85%, 80 to 85% लोग ऑलमोस्ट माइल्ड सिम्टमेटिक या असिम्टमेटिक रहते हैं। 10% लोगों को कोई थोड़ी सीवियर सिम्टम्स होते हैं, किसी को उसमें सांस फूलना वगैरह ये बीमारी तकलीफ़ चालू होती है, उसमें फिर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी लोगों को उससे ज़्यादा कुछ 2-3% लोगों को ICU की ज़रूरत पड़ती है और ICU ट्रीटमेंट के, और उसमें ऑलमोस्ट लेस देन 1% लोगों को वेंटिलेटर की वगैरह ज़रूरत पड़ती है। सर, सिर्फ स्वैब टेस्ट से ही इसका पता चलता है कि सर और भी कोई टेस्ट करते हैं जिससे ही मालूम पड़ जाता है? इसमें हम लोग कहते हैं कि स्वैब टेस्ट तो एक टूल है। उसमें स्वैब टेस्ट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फॉल्स निगेटिविटी का रेट 30 to 35% है। उसका रीज़न ऐसे जब भी पल्मोनरी सिस्टम की अफेक्शन नहीं होती है और बाकी अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई ये अफेक्शन होता है, या किसी को एज आई सेड की स्किन अफेक्ट होती है, किसको आँख में स्वेलिंग, ऐसे केसेस में बहुत सारे केसेस में स्वैब टेस्ट निगेटिव आती है। ऑलमोस्ट 30 to 35% केसेस में स्वैब टेस्ट ये निगेटिव रहती है। तो उसमें हम लोग जो है कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, सिम्टम्स जो आते हैं अभी एक 7-8 महीने 10 महीने हुए तो वर्ल्ड में सब लोगों को पता चला है कि पिक्यूलर सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। वो पिक्यूलर सिम्टम्स से क्लिनिशियन जो इसमें कोरोना के इसमें काम करते हैं, जो डॉक्टर्स, उनको काफ़ी अच्छी तरह से पता हो गया है और वो लोग क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा डायग्नोसिस का तरीका रहता है CT स्कैन, जो तीसरे या चौथे दिन अगर आप बुखार आने के बाद या सिम्टम्स चालू होने के बाद में अगर हम लोग CT स्कैन करवा लेते हैं, HRCT चेस्ट, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, तो उसमें हमें पता चलता है कोई जो हम लोग ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं वो हम पा लेते हैं उसमें, और उसमें हमें पता चलता है कि इनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। तीसरा तरीका जो है, हम लोग जहाँ पे ये सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है और क्लिनिशियन भी जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उसके बारे में, तो वो केस में कुछ ब्लड की टेस्ट है जो हम लोग CBC, ASR, CRP
सिंपल SGOT-PT, LDH है, फेरिटिन है, ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं और ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें उसकी जो लेवल्स रहती है, जो बॉडी में टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होके या इन्फ्लेमेशन से कोई जो चीज़ें चेंज हो जाती है, उससे हमें पता चलता है कि इनको बीमारी है क्या नहीं है और कितने लेवल तक है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। यानी ये अगर आप देखोगे कुल मिला के तो 3-4 तरीके से उसका डायग्नोसिस हो जाता है। सर, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके पूरे परिवार को टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, पूरे परिवार को टेस्ट करवाना चाहिए, इसके बारे में हाँ या ना ऐसा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक मरीज जो है उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो गई, वो बाहर जाता है कहाँ, उनको सिम्टम्स की शुरुआत हो गई और वो शुरुआत होने के टाइम से अगर सेपरेट हो जाता है, वो आइसोलेट हो जाता है और बाकी लोग अगर सेपरेट रहते हैं तो जनरली उनको बाकी लोगों को बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है। अभी वो केस में जिसका बड़ा घर है, सेपरेट कमरे हैं, उसमें वो सेपरेट कमरे में रहता है और अगर बाकी लोग सेपरेट रहेंगे और उनको कुछ भी अगर सिम्टम्स नहीं है तो आइडियली उनको जब तक सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक टेस्ट करने की ज़रूरत आइडियली रहती नहीं है। दो अपने यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज से सब लोग, यानी ये अपनी सरकारी यंत्रणा भी है, वो लोग भी सबको बताते हैं नहीं आप चलो इसमें आइसोलेशन वार्ड में चलो, आइसोलेशन सेंटर में लेके जाते हैं उनको, या तुरंत सबका स्वैब टेस्ट करते, जो आइडियली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उनको वो उससे बच सकते हैं। जब भी उनको सिम्टम्स चालू होंगे तभी अगर उनका कुछ टेस्ट करवाएंगे तो दैट इज़ आइडियल वे टू डू इट। सर, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे अपने को कोविड ना हो, और कोविड पॉजिटिव आने के बाद क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, ना होना उसके लिए तो आप खाली अगर देखोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग ये एक ही तरीका है कि जिससे आप बच सकते हो, और दूसरा ऑब्वियसली जो इसकी हाइजीन की प्रिकॉशंस है, आपके हाथ धोने, ये करना वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली अभी ऐसा टाइम आ गया है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू हुआ है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज़ में ये हम लोग कितना भी बोलेंगे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग और ये उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है करके हमें उसके बारे में, ठीक है, जितना पॉसिबल है उतना मास्क लगवाना, बाकी ये करो, हाथ अपने धो ले, ये करना ये है, यानी सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है। लेकिन आपने सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि उसके बाद में भी, उसके बावजूद भी अगर हमें हो गया तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में सबको एक्चुअल जानकारी देनी चाहिए, उन्होंने उसके बारे में पता करके लेना चाहिए और अपना उसमें से बेसिकली अगर पता करने के बाद में मन का डर निकाल देना चाहिए। सर, इसमें डाइट फैक्टर कितना रोल निभाता है? अभी देखो, डाइट फैक्टर ऐसा है कि उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो विटामिन्स है, अभी आपने देखा होगा कि आपको अगर विटामिन सी है या जिंक है, ये मार्केट में अगर हर मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वो गोली अवेलेबल रहेगी ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि वो शॉर्ट सप्लाई में आ गई है। इंडिया में सब लोग वो विटामिन्स ले रहे हैं। अभी जिनको हुआ है उनको उसका कुछ हद तक उसका फ़ायदा होता है, जो हाई डोसेस ऑफ विटामिन्स में इसमें जो सी है या जिंक है या विटामिन डी दिया जाता है लेटर फेज में आइडियली, तो वो बॉडी में जो टिश्यू इन्फ्लेमेशन है वो कम करने में मदद करता है। उसका मतलब हम लोग अगर पहले सब लोग जो ले रहे सी और विटामिन और जिंक ले रहे या कोई बी कॉम्प्लेक्स ले रहे, ये सभी प्रिवेंशन के लिए कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है ना। प्रिवेंशन के लिए वो जो सब लोग काढ़ा भी सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसका भी प्रिवेंशन के लिए कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, उसका फ़ायदा आपको गरम काढ़ा ले रहे, बाकी ये ले रहे, तो होने के बाद में अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी का इरिटेशन कम करने के लिए टेम्पररी या समझो बार बार थोड़ा सांस फूलने जैसा होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़ायदा उसका होता है। लेकिन ना होने के लिए अगर बोलोगे तो वैसा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर डाइटरी फैक्टर्स में समझो, डाइट में आप हेल्दी डाइट लेते हो, जो सबसे हमारे जो थर्ड कक्षा में जो पढ़ाया जाता है कि हम लोग आप बैलेंस डाइट ले लो और बाकी आपका जो एक्सरसाइज कर लो तो आप हेल्दी रहोगे, वैसा ही इसमें है कि आपको अगर बचना है तो सबसे बेस्ट है कि आप आपका
रेगुलर एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। दूसरा हेल्दी डाइट ले लो। डाइट में जिंक मिलता है, समझो आप स्प्राउटेड बीन्स है या वेजिटेबल्स है कुछ, वो वेजिटेबल्स लोगे उसमें आपको जिंक मिलने वाला है। या विटामिन सी जो है वो तो सब आपको साइट्रस टाइप के फ्रूट्स है उसमें मिलता है। तो ऐसे टाइप के हेल्दी आप डाइट ले लो, और हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से वो गर्म पानी काढ़े से नहीं बचोगे, लेकिन इससे डेफिनेटली आप बच सकते हो। या आपको अगर होने के बाद में भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कम से कम तकलीफ में आप निकल आओगे। मतलब दिनचर्या पर जोर देना जरूरी है और इम्यूनिटी बढ़ाने पर ही जोर देना है सर। 100% सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो अभी ये कोविड-19 है। मैं ऐसे ही मजाक मस्ती में हम लोग कहते हैं कि अभी ये कोविड-19 जैसे आ गया वैसा अगले साल डेविड-20 भी आ सकता है। और किसी को वो अगर बचना है तो अभी आपने कोविड-19 का वैक्सीन ले लिया, समझो वैक्सीन भी आ गया, या आपको कोविड होके गया और इम्यूनिटी आपकी पैदा हो गई शरीर में, इस तो कोविड-19 नहीं होगा। लेकिन वो अगर जो बोला वैसे डेविड-20 आ गया तो उसके लिए आपकी काम आएगी वो खाली इम्यूनिटी ही काम आएगी, बाकी आपको दूसरा कुछ भी काम नहीं आएगा। इसके लिए आपके सेहत के ऊपर आप जो है हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दो, आप एक्सरसाइज करो, आप हेल्दी डाइट ले लो, तो ही आप कोई भी बीमारी जो आगे आने वाली है भविष्य में उससे बच जाओगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर नितिन थोरवे ने प्रिकॉशंस भी कैसे लेना है, अपने दिनचर्या कैसे बदलनी है और इम्यूनिटी के लिए रेगुलर डाइट कैसे लेनी है, ये सभी को विस्तृत चर्चा आपने बताई है। धन्यवाद। वसई विराट समाचार, दिलीप कावेरिया।